मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ पीजीटी सोशियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट औपचारिक नियंत्रण की विशेषताएं, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अंतर, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार का उद्देश्य, सामाजिक नियंत्रण के साधन में हमने अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत साधन में परिवार और प्राथमिक समूह का अध्ययन किया। बिना समय गंवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोक रीतियाँ, लोकाचार और प्रथाओं के बारे में सुनते हैं। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण हैं। जन रीतियों के बारे में समनर ने कहा है कि जन रीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं, जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। जन रीतियाँ समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति और मान्यता प्राप्त विधियां हैं। इनकी उपेक्षा करने पर समाज द्वारा व्यक्ति की आलोचना की जाती है। लोकाचार या रूढ़ियाँ अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। लोकाचारों के समूह कल्याण की भावना निश्चित होती है, अतः व्यक्ति इनके पालन की अवहेलना नहीं कर सकता। इनका पालन करना नैतिक दृष्टि से भी उचित माना जाता है। लोकाचार सकारात्मक व नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक लोकाचारों में व्यक्ति को कुछ करने के निर्देश प्राप्त होते हैं, जैसे सदा सत्य बोलो, ईमानदार बनो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो। और नकारात्मक लोकाचार हमें कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं, जैसे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो। उनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को व्यंग, आलोचना, हास्य का सामना करना पड़ता है। लोकाचारों के महत्व को स्वीकार करते हुए डेविस कहते हैं कि सामान्य व्यक्तियों के मन में लोकाचारों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। धर्म और नैतिकता धर्म और नैतिकता परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं। ये सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। धर्म व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक आदर्श देता है। उसकी मान्यताएं, विश्वास, परंपराएं, त्यौहार इत्यादि किसी न किसी धर्म से अवश्य संबद्ध होते हैं। धर्म का संबंध अलौकिक शक्तियों में विश्वास से है। अलौकिक शक्तियों द्वारा कुछ अनिष्ट करने के भय से व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है कि धर्म नैतिकता का आधार है, अर्थात बिना धर्म के नैतिकता का अनुभव नहीं हो सकता। नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है तथा उसे गलत कार्य करने से रोकती है। नैतिकता व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों को निश्चित करके उसके विवेक को नियंत्रण करती है। नैतिकता व्यक्ति को सत्य, ईमानदारी, अहिंसा, समानता और न्याय के गुण सिखाती है। नैतिकता में भी समूह कल्याण की भावना निहित है। आजकल धर्म के स्थान पर नैतिकता सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। पांचवा बिंदु है सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका। राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली अभिकरण है। राज्य अपनी शक्तियों से समाज विरोधी तत्वों और अपराधियों पर अंकुश लगाता है। राज्य नागरिकों को विघटनकारी कार्य करने से रोकते हैं। राज्य पुलिस, न्यायालय, कानून और जेल आदि अनेक माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। गैर कानूनी आचरण करने वालों के लिए राज्य दंड की व्यवस्था करता है और सामाजिक नियमों, कानूनों का पालन करने पर पुरस्कृत करता है। आधुनिक समाज में सामाजिक जटिलता की वृद्धि के कारण राज्य की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। राज्य अपने क्षेत्र में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों में सुरक्षा की भावना विकसित करता है। इस प्रकार राज्य लोगों के व्यवहार को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करता है। कानून आदिम काल से ही सामाजिक नियंत्रण और कानून की मुख्य भूमिका रही है। कानून के द्वारा सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार से किया जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि समाज के लोगों द्वारा कानून को ध्यान में रखकर आचरण किया जाता है तो समाज ऐसे लोगों के लिए पदक, पुरस्कार, प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था करता है। यह सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। इसके विपरीत यदि लोग कानून सम्मत व्यवहार न करके उनका उल्लंघन करते हैं
ऐसे अपराधियों को न्यायालयों द्वारा दंडित किया जाता है। ये सामाजिक नियंत्रण का नकारात्मक तरीका है। कानून द्वारा सिर्फ व्यक्ति और समाज के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक समस्याओं का नियंत्रण किया जाता है। जैसे कानून के द्वारा सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी समस्याओं पर भी नियंत्रण पाने की कोशिश की गई है। समाज में लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमेशा विचलनकारी व्यवहार करते हैं और इसके लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून ही महत्वपूर्ण अधिकरण हो सकता है। समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में और सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण करने में एक दूसरे के सहयोगी है। फ्रायड कहते हैं कि समाजीकरण के द्वारा ही पराअहम मानव की ईड़ प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है और व्यक्तियों को समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने को प्रेरित करता है। फीचर ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। लैंडिस ने कहा है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण के परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों, प्रतिमान और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करना सिखाया जाता है, जिससे वह समाज के मूल्य और आदर्शों को आत्मसात करता है और समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करना सीखता है, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। फलस्वरूप सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। आकबर्न और निमकाफ का मानना है कि सामाजिक प्रतिमानों का व्यक्तियों द्वारा आंतरिकरण करने से ही समाज व्यवस्था बनी रहती है। समाजीकरण द्वारा पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को एक निश्चित व्यवहार करना सिखाती है, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण का भी कार्य करती है। जिस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है, उसी प्रकार से सामाजिक नियंत्रण भी समाजीकरण में मदद करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा लोगों को सामाजिक नियमों का पालन करने और अपनी भूमिकाओं का निर्वाह सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप करने के लिए बाध्य किया जाता है। अधिकरण का तात्पर्य उन समूहों, संगठनों और सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज में लागू करते हैं। साधन से तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है। सामाजिक नियंत्रण के दुष्परिणाम: शोषण, सुधार और परिवर्तन में बाधा, मनोवैज्ञानिक दबाव, सामाजिक विचलन। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के समूह के मानदंडों, मूल्यों और अभिलाषाओं का उल्लंघन विचलन कहलाता है। ये समाज में अनुरूपता के विपरीत व्यवहार है, जिसे मानकहीनता या असामाजिक या गैर सामाजिक व्यवहार भी कहा जाता है। विचलन के कारणों में दोषपूर्ण समाजीकरण, दुर्बल अनुशस्तियाँ, कानूनी निष्क्रियता, तार्किकरण की सरलता, ईगो और सुपर ईगो में संघर्ष, उप संस्कृति द्वारा विचलन का वैधकरण, ये सब प्रमुख है। एनोमी या प्रतिमानहीनता को सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम ने अपने अध्ययन में प्रयुक्त किया और इसे केवल के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन रॉबर्ट के मर्टन ने एनोमी को विचलन के रूप में विश्लेषित किया है। मर्टन के अनुसार जब समाज में सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्रगति के लिए संस्थागत साधनों की उपलब्धता में टकराव होता है, तो ये स्थिति विचलन की ओर इंगित रहती है। मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत लक्ष्यों के मध्य 4 प्रकार की असंगतता की चर्चा की। अनुरूपता, जिसका उदाहरण है संरूप व्यवहार। नवीनता, जिसका उदाहरण है परीक्षा में नकल करना। विधिवाद, जिसका उदाहरण है लकीर का फकीर। और प्रत्यावर्तनता, जिसका उदाहरण है नशेबाजी अभिखारी। और विद्रोह, जिसका उदाहरण है क्रांति। इस प्रकार से अब हम अगले यूनिट पर चर्चा करते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता।
सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा के विकास और इसकी पद्धति के विश्लेषण में कार्ल मार्क्स, वेवलेन, मैक्स वेबर, सोरोकिन, वार्नर, डेविस और मूर, पार्सन्स, वेंडिक्स और लिपसेट, सी राइट, वर्नार्ड वार्बर और रिजमैन, इनके योगदान महत्वपूर्ण हैं। सदरलैंड और मैक्सवेल ने कहा, स्तरीकरण अंतरक्रिया या विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके आधार पर लोगों का स्थान क्रम अन्य लोगों की तुलना में उच्च होता है। विलियम जे गुड के विचार में वह पद्धति जिससे संसाधनों और पुरस्कारों का वितरण और जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है उसे स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं को मेल्विन एम ट्यूमिन ने निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। ये अपनी प्रकृति में सामाजिक है, ये पुरातन है, ये सर्वव्यापी है, इसके स्वरूप में भिन्नता है, ये परिमाणिक है। ट्यूमिन ने कहा है कि 5 विशेषताएं ऐसी हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के महत्व का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं। सामाजिक विभेदीकरण। सामाजिक विभेदीकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों की भिन्नता कुछ मूर्त आधारों पर स्पष्ट होती है। यदि एक समूह में सभी व्यक्ति आयु, लिंग, संपत्ति, धर्म, व्यक्तित्व, प्रजाति, शिक्षा, भाषा आदि के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित हो, लेकिन इन आधारों पर बने समूहों के बीच किसी तरह की ऊंच नीच की भावना न हो, तो इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहेंगे। और सामाजिक विभेदीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका संबंध व्यक्तियों के जागरूक प्रयत्नों से नहीं होता है। एफ लुम्ले ने कहा है कि विभेदीकरण से हमारा अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति भिन्नताओं का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्ण और समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना होती है। मार्टिन न्यूमेयर कहते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों में प्राणीशास्त्रीय वंशानुसंक्रमण और शारीरिक लक्षणों, आयु, लिंग, प्रजाति, व्यवसायों में अंतर, सामाजिक पद, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व के अर्जित लक्षण और सिद्ध और सामाजिक संबंध और समूह संरचना के भेदों के कारण सामाजिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक भिन्नताएं विभेदीकरण की प्रक्रिया के चरण और उत्पत्ति दोनों की। सारांशतः आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर समाज को अनेक प्रकार के समूह में विभाजित करने की व्यवस्था ही सामाजिक विभेदीकरण है। सामाजिक विभेदीकरण की विशेषताएं। सामाजिक विभेदीकरण एक तटस्थ प्रणाली है। ऊंची नीची स्थिति की कोई भावना विभेदीकरण द्वारा स्पष्ट नहीं होती। उदाहरणार्थ, हम व्यक्तियों को लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष, आयु के आधार पर बालक, युवा और वृद्ध में विभाजित करते हैं, तो ये विभेदीकरण है। लेकिन इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट नहीं होता कि पुरुष वर्ग अधिक महत्वपूर्ण है या स्त्री वर्ग, बालक श्रेष्ठ है अथवा युवा या वृद्ध। सामाजिक विभेदीकरण एक चेतन और जागरूक प्रक्रिया है। समाज में विभेदीकरण की प्रति प्रत्येक व्यक्ति जागरूक रहता है। मानसिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि वह लिंग, आयु, रंग या अन्य आधार पर दूसरों से भिन्न है। सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण केवल उन्हीं आधारों पर संभव है जो बाह्य रूप से बिल्कुल स्पष्ट हो। उदाहरणार्थ, हम लिंग, आयु, प्रजाति, प्रतिष्ठा या आर्थिक प्रगति के आधार पर व्यक्तियों में परस्पर भेद कर सकते हैं। इन्हीं आधारों पर विभेदीकरण विकसित होता है। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया अवैयक्तिक है। इसका संबंध विभिन्न आधारों पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित करने से है, उन समूहों में विरोध या संघर्ष पैदा करने से नहीं। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। उसका इतिहास उतना ही पुरातन है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। आदिकाल से सभी समाजों में व्याप्त रही है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्तरीकरण और विभेदीकरण में अंतर।
सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार, सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप, जाति व्यवस्था, अर्थ और परिभाषा, जाति की विशेषताएं और अन्य बिंदुओं पर। कॉम्टेरिया पे बराबर बने रहें, कॉम्टेरिया के लेक्चर्स को सुनते रहें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया वीडियोस देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।